हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कम्पिटिटर्स। आप देख पा रहे हैं लगातार हमारी क्लासेस। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सबसे फर्स्ट हम बातें करेंगे त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में 1939 को जो अधिवेशन हुआ था उसकी हम चर्चा करेंगे, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस इनके अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया जाता है। इसके पहले ही त्रिपुरी अधिवेशन के पहले 1938 में भी एक अधिवेशन होता है, हरिपुरा अधिवेशन, उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली जिसकी हम बात करेंगे वो त्रिपुरी अधिवेशन। उसके बाद हम चलेंगे अगस्त प्रस्ताव, या जिसको अगस्त ऑफर कहा गया है। ये हुआ था 1940 को। ये क्या है इसकी भी हम बातें करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, 1940 की हम बातें करेंगे। तो ये तीन टॉपिक आपके अंतर्गत देखने को मिलेगी आज की क्लास में। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है, इसके पहले हम जो क्लास देखे थे, इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें पर हमने चर्चा की थी। जैसे कि आप जानते हैं, जो है चुनाव हमने देखे थे, 1937 का चुनाव देखे थे। ठीक है, 1937 का चुनाव, लेकिन उसके पहले 1935 का अधिनियम, 1933 का श्वेत पत्र। ठीक है, इसके पहले हमने जो बात की थी, एक तो श्वेत पत्र के बारे में बात की थी, 1932-33 का श्वेत पत्र। दूसरा हमने भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम की बातें की थी पिछले क्लास में, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और साथ ही साथ चुनाव की बातें की थी। थर्ड में हमने चुनाव देखे थे, प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव की हमने चर्चा की थी। तो लगातार इस प्रकार से प्रांतीय चुनाव हुए थे 1937 में। तो श्वेत पत्र मैंने कहा था कि ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन था, जहां पर ब्रिटिश द्वारा ये दिया गया था, और इसके अंतर्गत जो संवैधानिक जो आधार है, संवैधानिक जो ढांचा है, उसको बनाने के लिए एक श्वेत पत्र जारी कर दिया गया था। उसकी हमने चर्चा कर दी थी। फिर भारत शासन अधिनियम में बहुत सारी बातें की थी, जहां पर आरबीआई का स्थापना देखने को मिला था, जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना देखने को मिला था। साथ ही साथ प्रांत से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। और 1935 के जो शासन अधिनियम है, वो जो है संविधान की एक झलक आपको देखने को मिलती है। फिर वही तीसरे थर्ड नंबर में हमने बातें की थी प्रांतीय चुनाव 1937 की, जहां पर ब्रिटिश के 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। कितने प्रांतों में भाई साहब? 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 8 प्रांत में प्रॉपर जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस जीत हासिल की थी। 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी, लेकिन वो गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। और एक जो है सिंध में, आप देखें तो सिंध प्रांत में जो है सिंध कम्युनिस्ट पार्टी की जो है क्या हुआ था, ये जो है सरकार बनी थी। तो इस प्रकार से आपको देखने को ये मिला था, हमने बात की थी। ठीक है, चलिए बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 45 तक चलता है। और इसी बीच जब ये घोषणा कर दी जाती है ब्रिटिश द्वारा कि भारतीय भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश की तरफ लड़ेंगे, तो लगातार इस्तीफा देखने को मिला था। किसका भाई साहब? कांग्रेस का लगातार इस्तीफा देखने को मिला था। और जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से जो खुश नजर आए थे वो कौन था? वो मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग को ज्यादा बहुमत नहीं मिला था, वो भारी वोट नहीं मिले थे, जिसकी वजह से वो अपने आप को अलग समझते थे। और जिन्ना ने ये भी कर दिया था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म अब नहीं रहे, दो अलग अलग राष्ट्र बन गए हैं। कहने का मतलब है, अब जो है भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्रों की बात होती है। यहीं से जो आधार बनता है अपने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का, वो यही सिस्टम। तो पिछले क्लास में ये सारी बातें हमने की थे। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम बात करेंगे
त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, चलिए तो अच्छा चल रहा है क्लास। तो आप लोग जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ठीक है, सबको जो है यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, आज के सेशन में। देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन देखने से पहले मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ जो है हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, क्या है हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। और कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था भाई साहब? 1938। तो 37 में चुनाव हुए थे, 38 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखिए, मैंने हालांकि टॉपिक में मेंशन नहीं किया क्योंकि कुछ बातें बस हल्का से हैं इसमें। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए, यहाँ पर कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक चीज की गठन की गई थी, और वो क्या है? राष्ट्रीय आयोजन समिति। यहाँ पर क्या देखने को मिला था? राष्ट्रीय आयोजन समिति की गठन देखने को मिला था। और इस राष्ट्रीय आयोजन समिति की गठन के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं? एक पहली बात अगर मैं इसकी करूं तो इनकी इनके अध्यक्ष को लेकर है। तो इनका जो अध्यक्ष है, इस समिति के जो अध्यक्ष है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है भाई साहब? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू को क्या किया गया था? बनाया गया था। पहली बातें। दूसरी बातें, इसमें क्या देखने को मिलेगी कि इसके अंतर्गत राष्ट्र की विकास राष्ट्र की विकास हेतु योजना बनाई जाएगी। ठीक है, योजना क्या की जाएगी? बनाई जाएगी। क्या कहा गया था? इस राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत मैंने क्या कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्र के विकास के लिए ये योजना तैयार करना था। लेकिन आपको पता है इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता। द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय है, ठीक है, वो 1939 से लेकर 45 तक। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाने के कारण आपको देखने को मिलेगा कि भारतीयों के लिए घोषणा की जाती है। ठीक है, ब्रिटेन ने क्या किया? घोषणा कर दिया कि भारतीय भी इस युद्ध में शामिल होंगे। ठीक है, भारतीय भी इस युद्ध में, कहने का मतलब है ब्रिटिश की तरफ से क्या होंगे? शामिल होंगे। और इसके तहत मैंने ये भी कहा कि कांग्रेस लगातार इस्तीफा दे देती है। और इसी कारण से राष्ट्रीय आयोजन समिति को समाप्त करना पड़ा। ठीक है, पूरी तरह से इसको बाद में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और ये विफल हो गया, एक तरह से क्या है? विफल हो गया। तो एक बताने का मेरा ये मतलब है कि यहाँ पर जो त्रिपुरी अधिवेशन के पहले एक और अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा। ठीक है, जहाँ पर अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष पद कौन थे। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है उस पर हम चलते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, तो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। और कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन 1939 को देखने को मिली। इसमें क्या खास बात है ये हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस का
हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई साहब? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और इसी प्रकार इस त्रिपुरी अधिवेशन में जो अध्यक्ष पद के लिए, समझिए पूरी बात है, अध्यक्ष बनना चाहते हैं, ठीक है, अध्यक्ष बनना चाहते हैं, चाहते थे। कौन अध्यक्ष बनना चाहते थे भाई? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे? अध्यक्ष बनना चाहते थे, पहली बात है। दूसरी बातें मैं करूं, तो इस तरफ जो गांधी जी है, ठीक है, इस तरफ जो गांधी जी है, गांधी जी किसको बनाना चाहते हैं? अपने जो एक प्रीत है, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया, ठीक है। मैंने क्या कहा कि गांधी जी क्या चाहते हैं भाई साहब? गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को पसंद करते हैं, उनको बनाना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस इस त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनना चाहते थे, ठीक है। दोनों नहीं मान रहे थे क्योंकि गांधी जी एक प्रकार के अहिंसावादी, अहिंसा के पुजारी हैं, और सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी जो है उग्रवादी नेता है, ठीक है, एक क्रांतिकारी उग्रवादी नेता है सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी जो है एक अहिंसावादी नेता है। और सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच कई बार आपको मतभेद देखने को मिला था, जहां पर लाहौर अधिवेशन में हमने देखे थे 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहां पर भी सुभाष चंद्र बोस और जो है गांधी जी के बीच मतभेद हुआ गया था, जहां पर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने की बात जब गांधी जी कह रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने फिर टोका था कि भाई साहब आप बार बार ये जो आंदोलन आंदोलन कर रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ उचित कदम उठाना पड़ेगा, उसके लिए क्रांति लानी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उचित कदम उठाना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी, कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे। जाके सिर्फ आप जो है सविनय नहीं, हाथ जोड़कर नमन नहीं कर सकते, उनसे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इनके बीच जो है बहुत सारे जो है मतभेद देखने को मिला था। और जाके 1939 में जब जब बातें आती हैं कि सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बनना चाहते थे, तो गांधी जी की जो पसंदीदा जो नेता है, ठीक है, पसंदीदा जो नेता है पट्टाभी सीतारमैया, इस पट्टाभी सीतारमैया को क्या किया गया था? चुना गया था कि भाई ये जो है अध्यक्ष बनेंगे। एक दोनों के बीच क्या है? दोनों के बीच मतभेद चला। कहा जाता है कि इसका एक उपाय निकालते हैं सभी जो आसपास के जो कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, उन्होंने क्या किया? एक सुझाव दिया, ठीक है, कि इनका जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होगा कि इन दोनों के बीच हम वोटिंग कराते हैं। दोनों के बीच क्या कराएंगे भाई? वोट कराएंगे। वोट कैसे कराएंगे? कहने का मतलब है दोनों के बीच हम जो कांग्रेस के जितने लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, कांग्रेस के जितने लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, सब, ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करना चाहते हैं वो सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करें, जो पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट करना चाहते हैं वो पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट करें, ठीक है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया है। तो जिनकी बहुमत ज्यादा होगी, ठीक है, जिनकी बहुमत ज्यादा होगी वही कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्ष पद पर नॉमिनेट किया जाएगा। गांधी जी भी वो बोले, अरे भाई साहब गांधी जी का चलता था कांग्रेस में, ठीक है, गांधी जी का रुतबा था कांग्रेस में। तो गांधी जी जानते थे कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो मेरे जो पसंद किए पट्टाभी सीतारामैया को ही वोट देंगे, या कहने को उनको ही चुनेंगे। चलिए वोटिंग हो जाती है, ठीक है। और बाद में आपको ये पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस इसके लिए क्या होते हैं? जीत जाते हैं। और जीतने के बाद, ठीक है, और ये क्या हो जाते हैं? अरे वो जीत गया तो ये क्या जाहिर सी बात है ये हारेंगे भी, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। और जीतने के बाद अध्यक्ष पद पर नॉमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, अध्यक्ष बन जाता है। मैंने क्या कहा? अध्यक्ष बन जाता है।
पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है। हार पर गांधी जी का कथन था, ठीक है, गांधी जी का क्या था भाई, कथन था कि भाई साहब, ठीक है, इस हार के कारण, ठीक है, कथन था, उन्होंने कहा कि यह हार केवल पट्टाभी की नहीं है, यह हार केवल पट्टाभी की नहीं है, अपितु मेरे अपितु मेरा एक व्यक्तिगत हार है, मेरा एक क्या है, व्यक्तिगत हार है, ठीक है। इन ये जो पट्टाभी सीतारमैया जो हारे थे, इनको, ठीक है, ये भाई साहब जो है गांधी जी दिल में ले लेते हैं। उनका कहना है, हारने के बाद उनका कथन आया था, स्टेटमेंट आया था कि ये जो हार हुई है, ये इकलौते पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं हुई, ये एक प्रकार की मेरी हार हुई है, ये मेरा हार है, ठीक है, मैं यहाँ पर हारा हूँ क्योंकि मैंने इनको चुना था, ठीक है। जब गांधी जी इस प्रकार के इमोशनल हो जाते हैं, गांधी जी अपने आप को जो है इस प्रकार से इमोशनल स्थिति में लाते हैं, ठीक है, तो कांग्रेस की जो खेमा है, ठीक है, वो थोड़ा मुरझा सा जाता है। कहने का मतलब, गांधी जी खुश नहीं है तो भाई साहब हम खुश नहीं होंगे, गांधी जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, गांधी खुश नहीं है, ठीक है, इस बात को लेकर, तो हम भी खुश नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी का मूड ऑफ हो इस त्रिपुरा अधिवेशन में, और गांधी जी की जो है ये अच्छी जो है यहाँ पर देखो वर्चस्व कायम था। और इसी के चलते आपको जो है, इसी के चलते कांग्रेस कांग्रेस नेता कांग्रेस नेता डायरेक्ट पूछते हैं भाई साहब से, किससे पूछते हैं, समझिएगा यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस पर क्या बनाया जाता है, दबाव बनाया जाता है, ठीक है, दबाव बनाया जाता है, प्रेशर डाला जाता है, ठीक है, क्या है, दबाव बनाया जाता है। और दबाव किस बात का दबाव है, दबाव किस बात का बनाया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के पद को छोड़ दें, अध्यक्ष के पद क्या है, छोड़ दे, अध्यक्ष के पद को इस्तीफा दे दे, अध्यक्ष पद को छोड़ दे, ठीक है। जब ये भाई साहब सुभाष चंद्र बोस दबाव झेल नहीं पाया, तो उन्होंने अध्यक्ष पद नहीं छोड़ा, उन्होंने अध्यक्ष पद नहीं छोड़ा, पूरे कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अध्यक्ष पद तो छोटी मोटी है भाई साहब, अध्यक्ष पद छोटी मोटी है, मैं क्या करता हूं, कांग्रेस से ही क्या, इस्तीफा दे दिया, ठीक है, कांग्रेस से ही क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और बाद में कांग्रेस ने क्या किया, और इस्तीफे के बाद, इस इस्तीफे के बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया भाई साहब, कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है, किसको बनाया गया है, राजेंद्र प्रसाद को क्या किया, बनाया गया। और किसकी अनुशंसा में, ठीक है, गांधी जी के ही खुद अनुशंसा में, गांधी जी के, ठीक है, क्या है, अनुशंसा में, गांधी जी के अनुशंसा के ही द्वारा क्या किया गया है, राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। जब कांग्रेस की अध्यक्ष पद, कांग्रेस से ही, अध्यक्ष पद से नहीं, कांग्रेस से ही सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है मोटा मोटी, ठीक है, मोटा मोटी कहने का मतलब है, त्रिपुरी अधिवेशन शुरू में तो स्टार्टिंग में सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था, लेकिन अंतिम में जब ये चीजें बिगड़ जाती है, स्थिति बिगड़ जाती है, तो बाद में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। लेकिन अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता
ठीक है, निम्नलिखित में से किस के द्वारा की गई थी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने क्या कहा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो आप आंसर क्या देंगे, आप देंगे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि स्टार्टिंग में वही बने थे। ठीक है, बाद में अगर कुछ घुमावदार क्वेश्चन आता है उनके बाद कौन बने या वगैरह वगैरह, सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देने के बाद कौन बने, ठीक है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के, ठीक है, अध्यक्ष पद में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के उपरांत किसको अध्यक्ष पद पर नॉमिनेट किया गया था, वो तो कौन होगा, राजेंद्र प्रसाद। जो पट्टाभी सीतारमैया भाई साहब हाथ जोड़ लिए, मैं तो हार गया, मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है, बाद में पट्टाभी सीतारमैया क्या बोलते हैं, मैं तो हार गया, नहीं करूंगा, मैं तो चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, चला गया वो। और राजेंद्र प्रसाद को बाद में क्या किया गया, बाद में बनाया गया। यहाँ पर जो चलते, यहाँ पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था कौन, सुभाष चंद्र बोस, इनका क्या होगा भाई साहब, ये चले गए हैं, ठीक है, ये यहाँ क्या चल रहा था, कहां पर है ये, मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी कहाँ है भाई साहब, मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी से निकलकर वो गुस्से गुस्से में कहा चले गए, बंगाल चले गए, बंगाल में कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। और बंगाल कोलकाता में जाके इन्होंने, बाद में आपको देखने को मिलता है 3 मई 1939, 3 मई 1939 में एक स्थापना कर देते हैं जिसको कहा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं भाई साहब, 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, एक क्रांतिकारी विचारधारा है, ठीक है, क्या है, क्रांतिकारी विचारधारा है, एक संगठन है, विचारधारा के अंतर्गत ये फॉरवर्ड ब्लॉक नामक जो जो संगठन है, एक क्रांतिकारी विचारधारा जिसके अंतर्गत जो क्रांतिकारी लोग हैं वो इनसे जुड़ेंगे और हम क्या करेंगे, ठीक है, राष्ट्रवाद क्रांतिकारी जो है स्थिति पैदा करेंगे और ब्रिटिश को मजबूर कर देंगे, ठीक है। चलिए, बाद में इसकी स्थापना को लेकर कहा जाता है, इसकी स्थापना के बाद में गिरफ्तार किया जाता है, ब्रिटिश द्वारा गिरफ्तार, ब्रिटिश द्वारा क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार जब ये करते हैं उनके बाद कुछ समय तक ये जेल में रहते हैं, बाद में कहा जाता है पठान के वेशभूषा में जो है भग जाते हैं, पठान के वेशभूषा में, ठीक है, पठान का वेशभूषा पहनकर, पठान के वेशभूषा में क्या करते हैं, भग जाते हैं। और इनकी जो कारनामे हैं, सुभाष चंद्र बोस के जो कारनामे हैं, वो हम एक अलग क्लास हम लाएंगे जहां पर क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी जो नेताएं हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, खुदेराम बोस है, ठीक है, ये सभी की हम बात अलग से करेंगे, एक अलग से उनका जो है सीरीज चलेगा, ठीक है, क्रांतिकारी का जो है सीरीज चलेगा, उसमें हम ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हुई थी कहां पर, कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, चले भाई आगे बढ़े, चलिए चलते हैं आगे, हम बढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा जो टॉपिक है वो है अगस्त प्रस्ताव। क्या है, दूसरा हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त ऑफर, और ये हुआ था 1940 का। अगस्त प्रस्ताव, या जिसे एक और नाम से जाना जाता है लिन लिथ को प्रस्ताव, लिन लिथ गो प्रस्ताव। तो ये लिन लिथ गो कौन है भाई साहब, आप जानते हैं, ठीक है, कौन है लिन लिथ गो, अरे भाई जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना। चलिए, ब्रिटिश वायसराय जो है लिन लिथ गो उस समय थे। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव क्या है, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है, इसकी थोड़ी झलक देख लेते हैं, पृष्ठभूमि कैसे अगस्त प्रस्ताव
जो तैयार हुई, और क्या है ये अगस्त प्रस्ताव, उसकी हम बातें करेंगे। लेकिन ये अगस्त प्रस्ताव क्यों आया, ठीक है, कैसे आया, कारण क्या था, इसके थोड़ा झलक देखते हैं, तो थोड़ा पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ठीक है, तो पृष्ठभूमि में आपको देखने को मिलेगा, जब चल रहा था, समझेगा, जब चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध में आपको देखने को मिलेगा ये 1939 में स्टार्ट हुआ था और ये गया था 45 तक। ठीक है, ये जो समय है द्वितीय विश्व युद्ध का 1939 से 1945 तक। और इस युद्ध में आप जानते हैं, मैं बार बार बोल चुका हूं, चलिए, इस युद्ध में आप जानते हैं कि मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र थे, और दूसरे तरफ धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा कि कौन कौन से थे। एक तो ब्रिटेन का नाम तो आएगा ही, ठीक है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है, रूस है, अमेरिका है, रूस, अमेरिका, ये सारे जो है देश है। और इस तरफ अगर धुरी राष्ट्र की बात करें, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, हंगरी, जर्मनी, जापान। चलिए, ये सारे देश इसके अंतर्गत थे, धुरी राष्ट्र के। और ब्रिटिश क्या कर रहे थे भाई साहब, ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि भारत पर शासन कर रहे थे। ठीक है, भारत पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। ब्रिटेन के बारे में आप जानते हैं, मैंने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जब प्रथम हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, वो हुआ था 1914 से 18 तक। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने क्या कहा था कि भारत को भी शामिल किया जाए, और इसके लिए गांधी जी से मुलाकात की, गांधी जी से अप्रोच किया, और गांधी जी हर वो गली मोहल्ले छानकर लोगों को इकट्ठा करके ब्रिटेन में शामिल कर दिया था, उनकी सेना में शामिल कर दिया था। और इसीलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट की जो उपाधि दी जाती थी, ये आप जानते हैं। और उनको इसी समय ही केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ब्रिटेन को पता था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारतीय शामिल हो गए थे। ठीक है, रिक्वेस्ट गांधी जी द्वारा किया गया था। तो वो उनको लगता था कि भारत पर हमारा तो शासन है, तो हम क्या करेंगे, उन्होंने घोषणा कर दिया। ठीक है, उन्होंने किसी को बताए बिना गुपचुप तरीके से, ठीक है, किसी को बताए बिना गुपचुप तरीके से, किसी भारतीय को पता होने के पहले एक घोषणा कर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय ब्रिटेन का साथ देगी, या ब्रिटेन का सहयोग करेगी, या ब्रिटेन का साथ देगी। ठीक है, ये घोषणा देखने को मिलता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ब्रिटेन ने ये घोषणा कर दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय भी ब्रिटेन का साथ देगी, युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ेगी। अब जैसे ये घोषणा सुनते हैं भारतीय, किसी को पता नहीं, वो आग बबूला हो जाते हैं। और इस घोषणा के बाद, ठीक है, ब्रिटेन की घोषणा के बाद, की घोषणा कि द्वितीय युद्ध में, मैंने क्या कहा, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय ब्रिटेन का साथ देगी, ब्रिटेन का साथ देगी, यही घोषणा किया गया था। और इस घोषणा के उपरांत, इस घोषणा के बाद, ठीक है, इन घोषणा के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता, ठीक है, अधिक मात्रा में बहुत सारे स्थानों पर
इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के बहुत सारे नेता ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया कि भाई साहब, ठीक है भाई साहब, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं। बिना पूछे ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को और जो है एक तरह से शामिल करने की बात कही, जो कि हमसे कम से कम पूछना चाहिए भाई, हम भी यहाँ के नेता हैं, 1937 से चुनाव जीत के आए हैं, हम भी नेता हैं, ठीक है। चलिए, चलिए, लेकिन यहाँ पर एक मौका आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये मौका था, और मौका क्या था, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन यहीं पर देखने को मिला, ठीक है। इसी मौके का फायदा तो सभी उठाते थे, ठीक है, मौके का फायदा तो सभी उठाते हैं। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन, और कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वो हुआ था 1940 में, इसी समय। और कांग्रेस की इस वार्षिक अधिवेशन में का जो स्थान था वो कहाँ था, बिहार। 1940 के कांग्रेस का अधिवेशन का जो स्थान चुना गया था वो क्या था, बिहार था। और जिनकी अध्यक्षता, अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम द्वारा क्या किया गया था, ये अध्यक्ष की गई थी, ठीक है, अध्यक्ष की गई थी। इनमें क्या बातें हुई, ठीक है, ये अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के इस अधिवेशन में क्या बातें हुई, तो बातें ये हैं कि चलिए ठीक है, आपकी जो घोषणा है, ठीक है, ब्रिटेन के लिए क्या था, बातें क्या है, एक शर्त है, और शर्त किसके लिए है, ब्रिटेन के लिए, किसके लिए शर्त भाई, ब्रिटेन के लिए शर्त है। और ये क्या शर्त है कि आपने तो घोषणा कर दिया बिना पूछे, किसी को, भारतीय को बिना पूछे घोषणा कर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होगा, भारतीय भी शामिल होंगे, ये घोषणा आपने कर दिया। चलिए ठीक है, भारतीय शामिल हो जाए, ठीक है, क्या होगा, भारतीय शामिल हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए एक शर्त है कि हमें हमें सरकार बनाने, ठीक है, हमें सरकार बनाने एवं आजादी आजादी की इजाजत दी जाए, इजाजत दे दी जाए। तो हम क्या करेंगे, तो भारतीय तो भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेगी, द्वितीय विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध में क्या करेगी, भाग लेगी, ठीक है। तो एक प्रकार का शर्त रखा गया था, ठीक है, कांग्रेस के इस अधिवेशन में ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से इन्होंने शर्त रखा गया था, क्या शर्त रखा गया था कि हमें अगर सरकार बनाने की इजाजत दी जाए, हमें स्वतंत्र कर दिया जाए, हमें आजादी दी जाए, ठीक है, आजादी हम देंगे, ऐसे वो घोषणा कर दे, एक और घोषणा करे। आपने तो बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जो है शामिल करने की घोषणा कर दी, आप एक और घोषणा करिए कि आजादी हम आपको दे रहे हैं, हमारा इजाजत है, सरकार आप बना लीजिए, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसे आप घोषणा करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, भारतीय जो है शामिल हो जाएगी बेशक, ठीक है। ये जो है इस वार्षिक अधिवेशन में हुआ, और इसी का खुलासा करने का, इसी की पुष्टि करने के लिए, ठीक है, इसी की खुलासा करने के लिए, इसी की पुष्टि करने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उसी प्रस्ताव को हम बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। उसी प्रस्ताव को क्या बोला जाता है भाई साहब, उसी प्रस्ताव को बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। तो क्या है इसमें, अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या ब्रिटिश ने क्या क्या बातें रखी हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, मोटा मोटी बोल सकते हैं जो टॉपिक का मेन जो है अभी आया है, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव की
प्रमुख बातें। और प्रमुख बातें क्या है भाई साहब? पहली बात ये कि ये किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था? तो आप जानते हैं 8 अगस्त, 8 अगस्त 1940। तो अगस्त में हुआ था, तो ये अगस्त प्रस्ताव रख दिया। ठीक है। और इसको मैंने क्या कहा, इसका एक और नाम है, एक और नाम है, एक दूसरा है लिन लिथगो प्रस्ताव। क्योंकि इस समय वायसराय जो थे, वायसराय जो थे, वायसराय थे लिन लिथगो, लिन लिथगो। तो लिन लिथगो वायसराय थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लिन लिथगो प्रस्ताव पड़ गया। ठीक है। जस्ट 1 मिनट वेट करिए। चलिए, हम कहा थे, मैंने क्या कहा, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें कर रहे थे। वर्ष 8 अगस्त 1940 को ये देखने को मिला था और वायसराय लिन लिथगो थे। तो अगस्त में होने के कारण इसका नाम अगस्त प्रस्ताव रख दिया गया। और चूंकि लिन लिथगो इस समय भारत के वायसराय थे, इसलिए इसका नाम, दूसरा नाम पड़ गया लिन लिथगो प्रस्ताव। ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। इस समय इन्होंने सिफारिशें क्या की, ब्रिटेन की जो है सिफारिशें क्या थी, या शर्त क्या थी, बातें क्या थी, सिफारिशें। ठीक है। या उनका उद्देश्य क्या था, इस पुरस्कार प्रस्ताव को लाने का क्या था? सॉरी, सॉरी। चलिए, पहली बातें, एक एक करके बातों का खुलासा हम करने जा रहे हैं जो लिनलिथगो द्वारा कही गई थी। पहला, भारत के लिए, भारत के लिए क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। संविधान सभा का क्या करेंगे? गठन करेंगे। और संविधान सभा का गठन करेंगे और इनके तहत आपको आजादी दी जाएगी। संविधान सभा जो संविधान बनाएगी और उसके मुताबिक आपका सरकार चलेगा, तो आपको जो है क्या दे दिया जाएगा? आजादी दे दी जाएगी। ठीक है। वायसराय, ठीक है, भारत के जो वायसराय है, वायसराय की मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का क्या करेंगे? मंत्री परिषद का विस्तार करेंगे। एवं साथ ही साथ, एवं भारतीयों को भी, समझेगा, भारतीयों को भी इस परिषद में, भारतीयों को भी इस परिषद में शामिल करेंगे। परिषद में क्या करेंगे? शामिल करेंगे, शामिल करेंगे। इसका मतलब भारतीय भी, अंग्रेजों की भागीदारी होगी इस मंत्री परिषद में, भारतीयों को भी भागीदारी होगी। ठीक है। तीसरा, अध, जो अधिराज्य, भारत को एक अधिराज्य जो है का दर्जा देंगे। क्या देंगे? भारत को अधिराज्य के दर्जा। तो ये भाई साहब ये तो पहले मांगे थे। अरे नेहरू रिपोर्ट 1928 देखे थे, नेहरू रिपोर्ट 1929 में इतने लंबा चौड़ा बात की थी, जिसमें से एक अधिराज्य की भी बात की थी। और बाद में लाहौर अधिवेशन में इसी अधिराज्य को, 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसी अधिराज्य की बातें को खारिज कर दिया जाता है और पूर्ण स्वराज की मांगी कर देते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र चाहिए। तो अभी तो यही अटके हैं इन लोग। ठीक है। भारत को क्या करेंगे? अधिराज्य, अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य कहने का मतलब डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य का दर्जा देंगे, दर्जा देंगे। कहने का मतलब, अधिराज्य का मतलब ये है कि इसमें ब्रिटिश तो शासन करेगा, तो ब्रिटिश के शासन
में भारतीय भी भागीदारी होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद के विस्तार में भारतीय भी इसमें शामिल होंगी, ये आप कहा गया था। ठीक है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण एक और बातें हुई थी कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण देंगे। अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों को क्या करेंगे? संरक्षण प्रदान करेंगे, संरक्षण देंगे। ठीक है, साथ ही साथ निम्न बातों में एक और बात है कि मुख्य सलाहकार परिषद का निर्माण करें। सलाहकार परिषद का निर्माण करें, का क्या करेंगे भाई साहब? निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये मांगे जो है निर्माण करेंगे। तो ये मांगे देखने को मिली थी कि पहला मैंने क्या कहा, भारत की जो है संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, और उन्हीं के हिसाब से आपको जो है चीजें देखने को मिलेगी। मंत्रिपरिषद का विस्तार करके भारतीयों को भी इस परिषद में शामिल करेंगे। भारत को एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार तो शासन करेगी, लेकिन इस शासन में भारतीयों की भी भागीदारी होगी, उनको भी पोस्ट मिलेगा। अल्पसंख्यक जो वर्ग है, ठीक है, खासकर मुस्लिम वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको संरक्षण प्रदान करेंगे, संरक्षण देंगे। साथ ही साथ मुख्य सलाहकार परिषद का भी निर्माण करेंगे। चलिए, ये इतनी 4-5 बातें सिफारिशों के अंतर्गत रखी गई थी। ठीक है, इनका उद्देश्य था, ठीक है, किसके द्वारा? लिनलिथगो द्वारा ये सिफारिश देखने को मिली थी। ठीक है, अब देखिए इसमें दिक्कत क्या थी भाई साहब? ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? ये किस लिए लाएगा था? मैंने क्या कहा कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में ब्रिटेन को ये शर्त रखी गई थी कि अगर आप सरकार बनाने की इजाजत दे दे, आजादी दे दे, तो हम भारतीयों को जो है, भारतीय जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हम क्या करेंगे? शामिल होने की बात करेंगे। ये बातें रखी गई थी पूरा। उसके बाद अब ये बातें, यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जितनी भी बातें हैं, जो भी सिफारिशें हैं, जितनी भी, ठीक है, ये सभी बातों, ठीक है, ये सभी बातों का जो विचार है, सभी बातों का जो विचार है, ठीक है, इन बातों का जो विचार है, हम क्या करेंगे भाई साहब? युद्ध के बाद करेंगे, युद्ध के बाद करेंगे। ठीक है, अब सोचिए, इतने टाइम से आप जो पढ़ रहे थे, इतने टाइम से जो 4-5 पॉइंट बता रहा था, वो 2 मिनट के से फुस हो जाता है। ठीक है, 2 मिनट में, ठीक है, क्या हो जाता है? फुस हो जाता है। कहने का मतलब जितनी बातें की किए हैं, अब लग रहा था कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो होगा, हमें कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ये बातें होती है कि जितनी बातें हुई है, ये बातें मैं कर रहा हूँ 4-5 पॉइंट, वो बातों का जो विचार हम कैसे करेंगे? विचार युद्ध के बाद होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा, जहां पर आप जो है भारतीयों को पहले शामिल करेंगे, उनके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा, तब ये विचार है। ठीक है, जो भी जो सिफारिशें हैं, उन पर हम विचार करेंगे। लेकिन ब्रिटेन को अब जानते हैं, भारतीय अच्छी तरीके से जानते थे ब्रिटेन। ठीक है, भारतीय ब्रिटेन को अच्छी तरीके से जानती थी, और इसी कारण से देखने को मिलता है कि यहाँ पर इनकी बातों का, ब्रिटेन की बातों को पूरी जो है सीरियस नहीं लिया गया, क्योंकि जानते हैं बाद में ये मुकर जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में मुकर जाएंगे। भारतीय मुसलमान जो सैनिक थे, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय मुसलमान जो सैनिक थे, उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई साहब तुर्की पर आप हमला ना करना है, तुर्की पर हमला नहीं करेंगे, तुर्की की खलीफा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि खलीफा का पद जो होता है विश्व का एक धर्म गुरु कहलाता है, पूरे विश्व के मुसलमानों का धर्म गुरु कहलाता था। कौन? खलीफा। और इन पर विश्वास जता के भारतीय मुसलमानों ने जो किया था, उनको हामी भरी थी अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने। और बाद में जब बात आती है,
जब बात आती है कि हम उसके बाद शामिल होंगे तो जो मुस्लिम सैनिक वो शामिल हो गए, लेकिन बाद में उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया गया और तुर्की के जो खलीफा है उन पर हमला करके उसको हटा दिया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कई बार अपनी बातों का जो है सीरियसली नहीं लिया है, कई बार अपनी जो भी जो है जो भी बोला है उनको पूर्ति से जो बाद में, ठीक है, जितने बोले वो मुकर गए हैं। ब्रिटिश जो है जितने भी बार बोले हैं वो सब बातें बाद में मुकर गए हैं। वहां पर भी मुकरे थे और कई जगह मुकरे थे, तो यहाँ भी मुकर सकते हैं, ठीक है। और ये चीजें आपको देखने को मिली, लेकिन ये चीजें याद रखें, इन बातों को, ये जितने भी बातें हैं उनका उनका समर्थन मिला था, ठीक है, ये बातों का, ठीक है, समर्थन किसने किया था भाई साहब, इस बातों इस बात का समर्थन किसने किया था। चलिए, मैंने क्या कहा, समर्थन किसने किया था, समर्थन किया था मुस्लिम लीग द्वारा। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा। कहने का मतलब है जितनी भी बातें हैं उस बातों का समर्थन किसने किया था, मुस्लिम लीग द्वारा। और ये क्यों किया था, ये कारण देख सकते हैं, ठीक है, क्यों किया था कि अल्पसंख्यकों को हम क्या देंगे, ठीक है, अल्पसंख्यकों को जो है संरक्षण प्रदान करेंगे, और इसी कारण इनका सपोर्ट किया गया था, ठीक है, इस लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा इनको स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है, इनका जो है स्वीकार किया गया था ये बातों का, क्योंकि अल्पसंख्यक को संरक्षण देगी ऐसी बातें कही गई थी, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था भाई साहब अगस्त प्रस्ताव। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हो गई, ठीक है, एक चीजें आपका जो है त्रिपुरी अधिवेशन, उसके पहले हम हरिपुर अधिवेशन देखें, फिर अगस्त प्रस्ताव, तो ये दो हो गए। अब जो बाकी है आज की क्लास में वो हम देखेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, और क्या है इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन उसके पहले बस 2 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे, 2 मिनट के बाद हम लौटेंगे, ठीक है। तब तक ये बातें आप थोड़ा देख लीजिए और 2 मिनट के बाद हम वापस आते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए,
चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आगे बढ़े भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं और देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 1940 में। चलिए बात करते हैं। देखिए स्थिति परिस्थिति भी अब भारत में कैसी है, ठीक है। अगर हम भारत की स्थिति देखें या ब्रिटेन की स्थिति देखें, ब्रिटेन की स्थिति, ब्रिटेन की स्थिति यहां पर देखिए, ब्रिटेन क्या है, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के अंतर्गत लड़ रहे थे, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति, ब्रिटेन कहने का मतलब है मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, ब्रिटेन की स्थिति या मित्र राष्ट्र की स्थिति क्या थी, स्थिति कमजोर थी। क्या थे भाई, कमजोर पड़ गई थी, ठीक है। मित्र राष्ट्र की स्थिति जो है, ब्रिटेन की स्थिति कमजोर पड़ गई थी और इसी का फायदा उठाना चाहता था, ठीक है, भारतीय, ठीक है। स्थिति क्या थी, कमजोर थी और इसी का जो है फायदा, इसी का क्या है, फायदा उठाना चाहते थे कौन, भारतीय। और फायदा किस प्रकार से उठाना चाहते थे, ये चाहते थे, भारतीय चाहते थे कि क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, वो बड़े जो है क्रांति के रूप में जो हम देखेंगे, ठीक है। युवा क्रांतिकारी का कहना है, युवा क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी का कहना है कि अब बड़े लेवल का आंदोलन होना चाहिए, बड़े लेवल पर, लेवल पर क्या होना चाहिए, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, ठीक है। आंदोलन के मोड में थे। मैंने क्या कहा, ब्रिटेन की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध में कमजोर दिखाई पड़ रही थी, मित्र राष्ट्र की स्थिति कमजोर थी और इनका फायदा भारतीय उठाना चाहते थे, खासकर युवा क्रांतिकारी, ठीक है। युवाओं में जोश रहता है भाई, ठीक है, आप भी युवा होंगे, आप में भी जोश रहेगा, ठीक है, युवाओं में जोश रहता है। युवा क्रांतिकारी चाहते हैं कि अब समय आ चुका है कि बड़े लेवल पर हम आंदोलन करेंगे और बड़े लेवल पर जब आंदोलन करेंगे तो ये मौका होगा हमारे लिए, ठीक है, ये मौका होगा हमारे लिए कि अंग्रेज को बैकफुट में हम धकेल दें, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश को अंग्रेज को, ठीक है, अंग्रेज को ब्रिटिश को दोनों तरफ से प्रेशर झेलना पड़ेगा। किस तरफ से, एक तरफ से प्रेशर झेल रहे हैं, एक तरफ से दबाव झेलना पड़ेगा, किससे, एक तो जो है आपकी धुरी राष्ट्र से झेलना पड़ेगा, धुरी राष्ट्र, ठीक है। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र है उनसे दबाव झेलना पड़ेगा, भारतीय युवा क्रांतिकारी से, भारतीयों से भी, ठीक है। भारतीय युवा क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी, इनसे भी क्या करना पड़ेगा, इनसे भी दबाव झेलना पड़ेगा, ठीक है, दबाव। तो ये हो जाएगा दोहरी दबाव, ठीक है, दोहरी दबाव झेलेंगे और दोहरी दबाव के अंतर्गत, ठीक है, एक तरफ से और जो है धुरी राष्ट्र दबाव डाल रहे हैं, ठीक है, वो हारने वाले, एक तरह से ब्रिटेन कमजोर है और भारतीय युवा क्रांतिकारी भी एक तरह से दबाव डालेंगे।
तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन को, ब्रिटिश सरकार को ये झुकना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा कि अब भारतीयों को स्वतंत्र दे दे, आजादी दे दे। ठीक है, तो एक मौका बन सकता है हमारे लिए। और इसी कारण से युवा क्रांतिकारी क्या चाहते हैं, युवा क्रांतिकारी बड़े लेवल में जो है आंदोलन करना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब रुकिए, ठीक है, क्या है, रुकिए। क्यों रुकिए? रुकिए इस कारण कि गांधी जी क्या कह रहे हैं। ये तो आपने युवा क्रांतिकारी की बातें बता दी कि युवा क्रांतिकारी क्या चाहते हैं, लेकिन यहीं पर अगर बात करें तो गांधी जी का क्या स्टेटमेंट आया है इन बातों को लेकर, इन बातों को लेकर गांधी जी का क्या स्टेटमेंट है। गांधी जी का कथन है, गांधी जी का क्या है, कथन है, स्टेटमेंट है कि भाई साहब दूसरे की बर्बादी पर हमें आजादी नहीं चाहिए, ब्रिटेन की बर्बादी पर हमें आजादी नहीं चाहिए। उनका कहना है कि ब्रिटेन की बर्बादी पर, ठीक है, ब्रिटेन की बर्बादी पर आजादी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लो भाई, ठीक है, यहां पर भी खुश हो गए। कहने का मतलब है कि यहां पर भी गांधी जी का ये कथन है कि भाई साहब ब्रिटेन अभी, उनको सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटेन को, ठीक है, ब्रिटेन हमारे ऊपर राज कर रहा है, शासन कर रहा है, और उनकी बर्बादी होती है, इसका मतलब हमारी भी कहीं ना कहीं बर्बादी होगी। तो उनकी बर्बादी की पर हमें किसी की बर्बादी पर आजादी नहीं चाहिए, ब्रिटेन की बर्बादी पर आजादी नहीं चाहिए। ठीक है, जब ये मसला खत्म हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का मसला खत्म हो जाएगा, तो उनसे फिर आग्रह करेंगे, फिर अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, और ऐसी स्थिति में अगर आप ज्यादा लेवल में एक आंदोलन करते हैं, क्रांतिकारी जो है आंदोलन करते हैं, और किसी भी प्रकार से ब्रिटेन हावी हो जाता है हम पर, तो जो आजादी के मूल्य भी होंगे तो वो भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिति में दोहरी दबाव झेलना पड़ जाएगा, और दोहरी दबाव के चलते हो सकता है वो फिर आजादी के मूल्य में बिल्कुल ना रहे। अभी तो खैर अगस्त प्रस्ताव में कुछ कुछ बातें कह दिया था कि संविधान सभा का गठन करेंगे, मंत्री परिषद का विस्तार करेंगे, भारतीयों को परिषद में शामिल करेंगे, अधिराज्य डोमिनियन स्टेट की दर्जा देंगे, ठीक है, अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करके मुख्य सलाहकार की परिषद का निर्माण करेंगे। कुछ तो बातें कर दी है अपनी तरफ से, लेकिन ये भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। और इसी कारण गांधी जी का कथन है कि इनकी बर्बादी पर हमें आजादी नहीं चाहिए। तो भाई साहब आप ही बताइए, आजादी हमें कैसे चाहिए? गांधी जी आप ही, बापू जी आप ही बताइए, गांधी जी आप ही बताइए, आजादी कैसे प्राप्त करें, क्या करना चाहिए? अभी तो हम खाली पीली नहीं बैठ सकते, ठीक है, अभी हम क्या कहें, खाली पीली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, हमें काम दीजिए। और भाई साहब गांधी जी ने काम दिया, और गांधी जी ने, ठीक है, काम दिया, और वो काम क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहने का मतलब है ऐसा ऐसा स्थान चुनेंगे, ठीक है, जहां पर केवल एक व्यक्ति लीड करके वहां सत्याग्रह करेंगे, जाके झुंड में नहीं जाएंगे, झुंड में आप जाएंगे नहीं। हम जो है पर्सनली इंडिविजुअल हम मिलते हैं ना, जैसे आप जो है इंडिविजुअल मिलके आओ, बोलते हैं ना किसी से कि भाई साहब आप अकेले ही इंडिविजुअल जो है मिलके आओ उनसे, ठीक है, तो उसी प्रकार इंडिविजुअल तरीके से व्यक्तिगत जो है आप जो सत्याग्रह करेंगे। और गांधी जी का ये था, इस सत्याग्रह में कभी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस व्यक्तिगत की शर्तें क्या थी कि हिंसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं अगले पेज में ले जाता हूँ। ठीक है, गांधी जी ने क्या मशवरा दिया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत, तो गांधी द्वारा ये सुझाव दिया गया, ठीक है, गांधी जी द्वारा क्या ये सुझाव दिया गया कि व्यक्तिगत सत्या किया जाए। लेकिन व्यक्तिगत सत्या कैसे करेंगे गांधी जी? पहली बातें इस सुझाव के अंतर्गत, पहली बात ये है कि यहाँ कभी आप हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है, इस सुझाव के अंतर्गत क्या है, पहली बातें कि यहाँ हिंसा नहीं होगी, पहली बातें हिंसा नहीं होगी, ठीक है, दूसरी बातें जिसको मैं चुनूंगा, जिसको मैं चुनूंगा वही क्या करेगा, वही व्यक्तिगत सत्याग्रह करेगा, व्यक्तिगत
क्या करेगा, सत्याग्रह करेगा। कहने का मतलब है गांधी जी किसका चुनाव करेंगे, उस व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह करेगा, और उस व्यक्ति के स्थल का, उस क्षेत्र का भी चुनाव करेंगे जहां पर उसको व्यक्तिगत सत्याग्रह करना है। और इसी के चलते कहा जाता है इनका जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व करता कौन है भाई साहब, इनका नेतृत्व कौन है, गांधी जी स्वयं है। और गांधी जी ने, ठीक है, क्या किया था, दो चरणों में, एक जो है प्रथम चरण में क्या किया था, प्रथम चरण में किसको, और प्रथम चरण और द्वितीय चरण, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं। प्रथम चरण और द्वितीय चरण, ठीक है, द्वितीय चरण, ठीक है। प्रथम चरण में आपको देखने को मिलेगा कौन, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। क्या है इनका जो समय था व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का, 17 अक्टूबर 1940 से लेकर 14 दिसंबर 1940 तक। और ये करने वाले, ये आचार्य व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले आचार्य विनोबा विनोबा भावे, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे को क्या किया गया, ये सौंपा गया था। द्वितीय चरण में 5 जनवरी 1941 से स्टार्ट होगा और वो चलेगा 20 दिसंबर 1941। और ये करने वाले कौन होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल लाल नेहरू। और भी कई जो है व्यक्ति थे, लेकिन मेनली जो है, ठीक है, दो तीन और व्यक्ति थे, ठीक है, लेकिन मेनली जो नाम लिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे, ठीक है। और इसी समय इन्होंने नारा दिया था, और नारा दिया था क्या, दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। क्या है, दिल्ली चलो आंदोलन का नारा इन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये जो है आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह में यही बात देखने को मिली है, यही बात हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखिए थोड़ा हम बात करेंगे विनोबा भावे की, ठीक है। विनोबा भावे की हम थोड़ा से हल्का बात कर लेते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे की बात करें तो एक प्रकार के समाज सुधारक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे के बारे में जानिए तो ये एक प्रकार के क्या है, समाज सुधारक थे, समाज सुधारक, महान राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, नेता, महान राष्ट्रीय नेता। चलिए, भूदान आंदोलन का प्रणेता, भूदान आंदोलन क्या है ये भी हम देखेंगे, भूदान आंदोलन का क्या है, प्रणेता, ठीक है। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो विनायक हर नरहरि, याद रखिए, विनायक नरहरि। जन्म भाई साहब का हुआ था महाराष्ट्र में, कहाँ था जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। इनको गांधी जी को इनको क्या है, गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानते हैं, गांधी जी का, ठीक है। इन विनोबा भावे को मैं पूरा लिख देता हूँ, इनको इनको गांधी जी का, गांधी जी का आध्यात्मिक
उत्तराधिकारी मानते मानते ठीक है। चलिए, और इस प्रकार की इनकी बातें हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने जो पौनार महाराष्ट्र पौनार महाराष्ट्र इस पौनार महाराष्ट्र से उन्होंने जो है इन्होंने क्या किया, आश्रम का स्थापना किया था, आश्रम। और इसी आश्रम से उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, यही इसी आश्रम से उन्होंने क्या किया भाई साहब, व्यक्तिगत सत्याग्रह। याद रखिए छत्तीसगढ़ में हम बातें किए थे, छत्तीसगढ़ के इतिहास हम देख रहे थे, तो उसमें भी बातें किए थे पंडित जो है रविशंकर शुक्ल। ठीक है, प्रथम जो है व्यक्तिगत सत्याग्रही है। हमने वो बातें की थी व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ में की बातें करें तो छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था, और पंडित रविशंकर शुक्ल ने ठीक है व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। ठीक है, इनको भूदान आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। ठीक है, भूदान आंदोलन। अब देखिए इस मैं थोड़ा इस पर हम चर्चा हम करते हैं। ठीक है, अगर बात करें भूदान आंदोलन की, भूदान आंदोलन और भूदान आंदोलन कहने का मतलब है भूमि को जो है कृषकों को दान करना देना। ठीक है, क्योंकि भूमि उस समय किसके अंतर्गत देखने को मिलती थी। ठीक है, भूमि किसके अंतर्गत देखने को मिलती थी, भूमि थी किसके अंतर्गत, ब्रिटिश के अंतर्गत, जमींदारों के अंतर्गत। क्योंकि उस समय अगर हम बात करें, हम बंगाल की अगर गवर्नर जनरल की बात करें, बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल खैर जो है मैं बताऊंगा अच्छे से बहुत। ठीक है, मैं अच्छे से बताऊंगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल में एक नाम आता है जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग के बाद जो बने थे, ठीक है, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो ये दो बार बने थे, एक तो 1786 से लेकर, ठीक है 86, 1786 से लेकर 1793 एवं बाद में फिर से 1805 बने थे। लेकिन 1805 में बहुत ही जल्दी इनका देहांत हो जाता है, और ये ठीक है इनका जो है समाधि इसी भारत में बनती है। ठीक है, तो प्रथम और अंतिम ये गवर्नर जनरल है जिनका सिंहासन या वायसराय है बोल सकते हैं, जो है जितने भी वायसराय होंगे भारत के मतलब ठीक है भारत के वायसराय, बंगाल के वायसराय, बंगाल के गवर्नर जनरल जितने भी होंगे उनमें से ये इकलौता है, ठीक है, जिनकी समाधि जो है गाजीपुर में देखने को मिली है, भारत में देखने को मिली है। ठीक है, ये आप जानते हैं। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाता है कि जब ये आए थे उस समय, ठीक है, उस समय एक चीजें इन्होंने कहा था, इन्होंने एक व्यवस्था लाई थी। इनके समय क्या लाया था भाई साहब, एक व्यवस्था लाई थी, और उस व्यवस्था का नाम है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है इसको, परमानेंट जो है सेटलमेंट कहा जाता है, उसको जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है, जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है, जो भी आप कर लेंगे। इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा जब ये पूरा गवर्नर जनरल वगैरह हम बात करेंगे, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय वगैरह हम बात करेंगे, तब ये सारी बातें जब करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं क्योंकि भूदान आंदोलन को जो है बताऊंगा तो उसके पहले कुछ चीजें मैं बताना था कि स्थायी बंदोबस्त। अब स्थायी बंदोबस्त क्या था, स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पर देखिए मैं ज्यादा यहाँ पर नहीं बताऊंगी, यहाँ पर देखिए जो जमीन है, जो जमीन है, जो भूमि है, ठीक है, अब जमीन के जो मालिक है, ये अगर जमीन है और इसका मालिक कौन है, अभी फिलहाल जब ये जो है स्थायी आंदोलन सॉरी स्थायी बंदोबस्त जो है वो नहीं लाया गया, तो जमीन के मालिक कौन होंगे, कृषक होंगे।
लेकिन जब स्थायी बंदोबस्त लाएगा आएगा तो जमीन के जो मालिक होगा, ठीक है, इस जमीन का जो मालिक होगा वो किसको हो जाएगा, वो किसको दिया जाएगा, जमींदारों को दिया जाएगा। ठीक है, जमीन का मालिक कौन होगा भाई साहब, जमींदार होंगे। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लॉर्ड कार्नवालिस ने घोषणा की था, किया था कि जितने भी जमीन है उस जमीन का मालिक और कौन होगा, जमींदार होंगे। और जमींदार क्या करेंगे, ठीक है, इस जमीन का मालिक होगा और कृषक जो भी बोएंगे, ठीक है, उनका रेवेन्यू जो भी आएगा वो रेवेन्यू का आपको 10/11 हिस्सा, 10/11 हिस्सा या 10/11 भाग किसको आपको देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। ठीक है, 10/11 जो भाग है वो किसको देंगे भाई साहब, वो ईस्ट इंडिया को आप देंगे। किसको देंगे, ईआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटेन को दे देंगे। पहली बातें। दूसरी बातें, इनमें से जो बच जाता है, अब कितना बचा, अरे भाई 1/11, अरे 10 में, ठीक है, 10 में 11 में एक बचा है, कितना हो गया भाई, 11 में 10 गया तो कितना बचा, एक बचा है, तो 1/11 भाग वो क्या कौन रखेगा, खुद रखेगा। और खुद मतलब कौन, जमींदार रखेगा। और ऐसी स्थिति में जमीन किसकी हो गई, ठीक है, जमींदारों की हो गई। ठीक है, जमींदारों की जमीन हो गई। और ये लगातार ईआईसी को क्या दे रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं। रेवेन्यू जो भी आएगा, ठीक है, रेवेन्यू जो भी आएगा, पैसा जो भी आएगा, कलेक्शन होगा, कलेक्शन करके जितना भी रेवेन्यू आ गया उसका 10/11 भाग आप ईआईसी को देंगे, 1/11 भाग किसको देंगे, खुद रखेंगे, देंगे किसी को नहीं, खुद रखेंगे। तो जमींदार भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, जमींदार भी खुश हो जाएंगे। तो इसी कारण से ये मालिक बनाया गया था किसको, जमींदारों को। बाद में कृषक भाई साहब जो है, अब कृषक की स्थिति क्या है, ये भूमिहीन हो जाते हैं। कृषक क्या हो जाते हैं, ये भूमिहीन, ऐसी स्थिति में भूमिहीन हो जाते हैं, इनके पास कुछ नहीं बचता। एक्चुअल में कहा जाए कि ये जमींदारों का भी जमीन नहीं, ये किसी का नहीं होता। ये जमीन का जो मालिक है ना, तो जमींदार होंगे, ना ब्रिटेन होंगे, ना कहने का मतलब ईआईसी होगा, ना ही तो कृषक से हाँ, जो है चला गया। तो किसका होगा, ठीक है, किसी का नहीं होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर देखिए जमींदारों को तो दे दिया गया था, यहाँ पर भूमि जमींदारों को दे दिया गया था, लेकिन इनकी एक शर्तें थी। शर्तें ये थी कि रेवेन्यू जब ईआईसी को आपको देना है तो लगातार आप ईआईसी को जो भी स्थिति होगी, जो भी डेट आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो भी डेट दिया जाएगा ईआईसी के द्वारा कि आपको रेवेन्यू इतना पटाना है, तो आप उसी डेट में आप क्या करेंगे, पटाएंगे। लेकिन उस डेट में अगर जमींदार रेवेन्यू पटाता नहीं है, ठीक है, रेवेन्यू यहाँ पर जमा नहीं करता ईआईसी को उसी डेट पर, तो क्या कर दी जाएगी, इस जमींदार, ठीक है, इस जमींदार की जमीन को नीलामी कर दी जाएगी। इस जमींदार की जमीन को किसी और जमींदार को दे दिया जाएगा और इस जमींदार को जमींदारी पद से हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब है ये इस शर्तों पर जमींदार को दिया गया था कि लगातार उसी डेट पर, उसी दिनांक पर, उसी समय पर, ठीक है, आप रेवेन्यू देंगे, चाहे अकाल पड़े, ठीक है, अल्प जो है वृष्टि हो, ओलावृष्टि जो भी हो, कुछ भी हो, पानी बहुत ज्यादा गिरे, बहुत कम गिरे, ठीक है, फसल को जो है वो कीड़ा बर्बाद कर दे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कई वर्षों तक फसल पर, ठीक है, फसल ना हो, तो आप कुछ भी करिए, लेकिन जमींदार जो है क्या करेंगे, रेवेन्यू पटाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो बातें हैं। अब जो कृषक क्या हो गया, भूमिहीन हो गया। अब भूमि किसके पास है, एक प्रकार से बोल सकते हैं जमींदार के पास है। तो इसी जमींदार से, ठीक है, इसी जमींदार से क्या करना है, भूमि छीनना है और छीन कर किसको देना है, कृषक को देना है, जो एक्चुअल में उसका मालिक है, एक्चुअल में इसका मालिक है। और ये बीड़ा किसने उठाया था, भूदान आंदोलन का विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। लेकिन यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा कि मौलिक अधिकार भी जो है हो गया था। यहाँ पर मौलिक अधिकार, ठीक है,
मौलिक अधिकार 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये बताया गया, कहा गया मौलिक अधिकार के अंतर्गत वयस्क मताधिकार है। साथ ही साथ मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो भूमि का जो संपत्ति है, भूमि की जो संपत्ति को भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या किया जाता है, ठीक है, के अंतर्गत लिया जाता है। और कभी भी आप जानते हैं मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार का अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जा सकते हैं। और चूंकि जो जमीन जो है या संपत्ति जो है, जमीन का जो संपत्ति जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया था। तो अगर इसको अब छीनते हैं, जमींदारों से जमीन छीन कर कृषक को देते हैं, तो ये जो है किसके अंतर्गत आ जाएगी, मौलिक अधिकार के हनन के अंतर्गत आ जाएगी। और इसके लिए जमींदार कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है, कोर्ट में जा सकते हैं। और इसी कारण से क्या किया गया, इसी कारण से क्या किया, विनोबा भावे ने एक ट्रिक निकाली और इस जमीन को इन कृषक को देने की बात कही, ठीक है। बाद में इसका रेवेन्यू जो डेवलप होगा, ठीक है, रेवेन्यू जितना भी आएगा उसको 1/6%, ठीक है, 1/6 जो भाग होगा रेवेन्यू का 1/6 भाग वो किसको दी जाएगी भाई साहब, वो जमींदारों को दी जाएगी, उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इस बात पर जो है ये मानिए, ठीक है। तो बाद में वही मैंने कहा, ये जो अगर संपत्ति के अंतर्गत आता है, संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है दिक्कत पड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज की जो पोर्शन जो देख रहे थे, ठीक है, उनमें से ये स्थिति बन के आती है। तो ये तीन जो है 1 2 3 तीन जो चीजें हैं वो तीनों चीजें आपको देखने को मिल गई। त्रिपुरी सेशन देखने को मिले, अगस्त प्रस्ताव देखने को मिला, अगस्त ऑफर 1940 का, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 का, ठीक है। ये सारी बातें आज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज इतनी ही बातें होगी भाई साहब, ठीक है। आज की क्लास में हम जो बातें की हैं वो इतनी होगी। बाकी देखिए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। जब मैं गवर्नर जनरल वायसराय वगैरह पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें और भी मजा आने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारी जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है, तो वो भी हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए, आगे की हम जो बातें करेंगे वो अगर नेक्स्ट क्लास देखा जाए तो एक तो होगा आपका, इसके बाद क्रिप्स मिशन देखने को मिलेगा, 1942 का क्रिप्स मिशन देखने को मिलेगा। और ये क्रिप्स मिशन क्या है वो हम बात करेंगे। फिर उसी समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी देखना पड़ेगा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, भारत छोड़ो आंदोलन और फिर फुकसा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ये दो ही आपको जो है हो जाएगा। फिर आप देखने को मिलेगा बाद में सी राजगोपालाचारी फार्मूला। तो सी राजगोपालाचारी फार्मूला क्या है, 1944 का, वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, गांधी जी नवार्ता देसाई लिया का समझौता, वेवेल योजना, बाद में फिर आपको देखने को मिलेगा वेवेल योजना 1945, ठीक है। शिमला मिशन, शिमला समझौता 1945, कैबिनेट मिशन, ठीक है, 1946, फिर 47 में देश आजाद होगा, ठीक है। तो ये सारी बाकी है भाई साहब, ठीक है, इतनी ही चीजें बाकी है, 8-10 पॉइंट। तो ये आपका मैं बोल रहा हूँ ना, 4-5 क्लास, 5-6 क्लास मान के चलिए, 6 क्लास और होगा, और 6 क्लास में आप आजाद हो जाएंगे, भारत आजाद हो जाएगा, ठीक है।
चलिए चलिए ठीक है, फिर चलते हैं और हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। और हमारे चैनल को जो है आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। चलिए, थैंक यू, शब ब खैर, गुड नाइट, बाय।